हेलो। तो ओके, अभी हम लोग करने वाले हैं कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के धमाकेदार क्वेश्चंस। ठीक है। इन क्वेश्चंस को करते वक्त आपको एटलीस्ट, अगर आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर है। ओके। तो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन होंगे, और आपको बता दें कि इसमें 4 ऑप्शन है। सारे क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं। एंड फर्स्ट ऑप्शन है कि आपका ए एंड आर यानी असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है, एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके। सेकंड ऑप्शन, ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एंड थर्ड ऑप्शन इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एंड फोर्थ इज बोथ आर फॉल्स। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीजेज विद डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो अभी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि आई थिंक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। आप क्लास 12th में एंट्री करते वक्त ही पढ़ते हो, कूलम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो फर्स्ट आप असर्शन पढ़ो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीजेज विद डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। देख रहे हैं आपको कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि द फोर्स बिटवीन two charges is directly proportional to the product of the charge and inversely proportional to the distance of between them। ठीक है। रीजन पढ़िए इसका। The electrostatic force of attraction or repulsion between any two stationary point charges is inversely proportional to। यही तो हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A sensitive instrument can protect from outside electrical influence by enclosing them in a hollow conductor. True or not? जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो स्पेशली इलेक्ट्रिक फील्ड्स के सेंसिटिव होते हैं, तो उनको हम लोग क्या करते हैं कि एक कैविटी बनाते हैं कंडक्टर, क्योंकि हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। अगर आपने डेरिवेशंस कर रखे हैं, आपने समझ रखे हैं, तो आपको पता होगा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ज़ीरो होती है। तो हम जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम कंडक्टर के अंदर प्लेस करते हैं, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड उनके कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए। ठीक है। इसका रीजन क्या दिया है? पोटेंशियल इनसाइड द कैविटी इज ज़ीरो। नो, पोटेंशियल इज नॉट ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। ठीक है। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, and if electric field is zero, then minus dV/dr is zero, which implies dV is equal to zero, and after integrating V is equal to constant। तो पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट होता है बट जीरो नहीं होता। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? फर्स्ट ऑप्शन असर्शन इज राइट बट reason is false, so option number third is correct। next question। assertion क्या है? assertion, no work is done in moving a test charge from one point to another over a equipotential surface। so आप लोगों ने equipotential surface पढ़ा है, क्या होता है? equipotential surface is a surface at which each and every point having same potential। मैंने सिंपल स्फेरिकल माना है यहाँ पे। ठीक है। सपोज आपका एक पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से दिखेगी। तो जो स्फेरिकल सरफेस बनेगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस का वर्क करेगा यहाँ पे। सो नो वर्क इज डन। अब आपको वर्क का पोटेंशियल से क्या रिलेशन है वो पता होना चाहिए। W इज इक्वल टू Q इंटू V। ठीक है। चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नो वर्क इज डन।
असर्शन में क्या है, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखो हमारे पास चार्ज होना चाहिए एंड पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, देन हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस कि हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, सपोज ये पॉइंट ए है, ये आपका जो पॉइंट है ये ए है एंड ये पॉइंट बी है। तो आपने क्या किया, चार्ज को ए से बी मूव कराया। ठीक है, ए पे पोटेंशियल होगा वी, बी पे पोटेंशियल होगा वी, क्योंकि इक्विपोटेंशियल है तो हर एक पॉइंट पे सी डी जितने भी आप पॉइंट्स कंसीडर करोगे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल नहीं होता, ये डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा सपोज निकालना है, तो पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए कर सकते हैं। पोटेंशियल ऑफ बी इज वी, पोटेंशियल ऑफ ए इज वी, दैट इज जीरो। So if potential difference is zero, then work is also zero. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच अगर आप मूव कर रहे हो तो वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। सो असर्शन इज राइट। नेक्स्ट क्या है, रीजन क्या दिया है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। आई नो दैट you people know कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, बट इसका वर्क डन से कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा कोई रिलेशन पड़ा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, तो वर्क डन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा इसमें, बी। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट ये रीजन उस असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। दैट इज वाई बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, देख लेते हैं। सपोज ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और आपने एक डाइपोल रखा है। डाइपोल क्या होता है, व्हेन टू चार्जेस whose magnitude is very small are kept at a minimum distance, then this whole arrangement is known by electric dipole। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस पे रखते हैं सपोज डी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, अब चार्ज आप क्यू क्यू सपोज कर सकते हो, क्योंकि दोनों इक्वल चार्ज होने चाहिए बट अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन यही होती है, चार्जेस शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, सो ये नेगेटिव चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, सपोज एफ। ओके, एंड पॉजिटिव चार्ज को जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होगा एफ। अभी ये डिस्टेंस जो है हम बहुत मिनिमम मानते हैं, तो हम इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पे सेम फोर्स मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस होती है। ठीक है, केप्ट एट अ मिनिमम डिस्टेंस। तो दोनों फोर्स अपोजिट नेचर के हैं, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट फोर्स कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। असर्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, रीजन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, उसको जनरली पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। P is equal to Q into D and its direction is, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए एज वेल एज डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, पी वेक्टर। ठीक है, माइनस से प्लस की ओर होती है।
अभी आप इसको समझो कि क्या ये जो रीजन है ये असर्शन का कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असर्शन कह रहा है नेट फोर्स जीरो होता है और इसमें बोल रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन इधर की उधर होती है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन मोस्ट सुटेबल है? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट ए भी है, करेक्ट आर भी है, बट आर जो है ए को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी equal to 4 into 10 to the power minus 19 coulomb is not possible। कितना चार्ज है? Q is equal to 4 into 10 to the power minus 19 coulomb is not possible। ठीक है, देखते हैं पॉसिबल रीजन क्या है। एक्सपेरिमेंटली इट इज established that all free charges are integral multiples of a basic unit of charge denoted by E। this the charge q body is always q equals to नहीं। आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा होगा कि अगर किन्हीं भी दो बॉडीज हैं, सपोज आपकी एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है समझ लो कि अगर दो बॉडी है, सपोज एक बॉडी से चार्ज को आपको दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करना है, तो आप मिनिमम चार्ज कितना ट्रांसफर कर सकते हो? दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये मिनिमम चार्ज है जो आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, नाउ अगर आपको ज्यादा ट्रांसफर करना है तो आप इससे किसी इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करोगे, लाइक 2 3 4 5 इंटीग्रल होना चाहिए। ठीक है, हम कभी भी फ्रैक्शनल चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी जो भी होगा इसी का मल्टीपल होगा, 1 2 3 4 5 6 100 1000 टाइम्स होगा। नाउ इसके लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू E। E क्या है? 1.6 से 10 पावर माइनस 19 कूलम। इसका इंटीग्रल मल्टीपल चाहिए तो हम लोग यहाँ पे n लिखते हैं। n इज एनी इंटीग्रल वैल्यू, Q इज इक्वल टू एनी। अभी आपसे बोला कि ये हमारा चार्ज है, ठीक है, ये हमारा चार्ज है, इतना हमें ट्रांसफर करना है। तो आपको टेस्ट करने के लिए बोला गया बताइए ये इतना ट्रांसफर कर सकते हैं, पॉसिबल है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसका यूज करना है ये फॉर्मूला Q इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल टू n इंटू वैल्यू ऑफ E इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सो ये दिस विल गेट कैंसल्ड। n इज इक्वल टू 4 अपॉन 1.6। 10/4 क्या है? कोई इंटीग्रल वैल्यू है? 1 2 3 4 5 कोई वैल्यू है? नो, दिस मच चार्ज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, both A and R are true। R is a correct explanation of A। So next question, question number 6। Assertion है no work is done in moving a point charge Q around a circular arc of radius R at the center of which another point charge Q is located। सिंपल क्वेश्चन है। अभी आप एक इसी तरीके का क्वेश्चन किए भी हो। एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, एक सर्कुलर आर्क है, से ये आर्क बना लो। नो वर्क। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सपोज ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, एक क्यू चार्ज को एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा यहाँ पे? अभी हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा था कि अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो हमारा स्फेरिकल बनेगा। तो ये एक तरीके से अगर इस आर्क को मैं पूरा कर दूं, ठीक है, तो सर्कल या अगर 3D में देखा जाए तो स्फेयर बन जाएगा। तो ये जो आर्क है इसके हर पॉइंट पे आपका जो पोटेंशियल होगा वो सेम हो जाएगा, क्योंकि एक की पोटेंशियल सरफेस का फॉर्म कर लेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम है। आर्क क्या होती है? सेंटर से हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम होती है। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल भी सेम होगा। So no work is done. This reason no work is done in moving a test charge from one point to another over an equipotential surface। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमें कोई भी वर्क नहीं करना होता है किन्हीं दो पॉइंट के बीच मूव करने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। ठीक है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ रखी होंगी। ठीक है, कि ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज में जाती हैं, तो आपने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ रखी होंगी। उसमें ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। सो असर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या दिया है? रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये भी आपने पढ़ा है, ये भी पढ़ा हुआ है कि कोई अगर कंडक्टर है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उसके नॉर्मल होंगी, परपेंडिकुलर होती है। बट क्लोज लूप का तो कोई यहाँ पे ऐसा रीजन में कुछ ऐसा नहीं बोल रहा जिससे हम असर्शन को रिलेट कर सकें कि ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। ठीक है, वैसे आप लोग बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप क्यों नहीं फॉर्म करती? रीजन क्या है? क्योंकि अगर क्लोज लूप का मतलब क्या है कि जहां से चलेंगे घूम के वहीं पे आ जाएंगी, और हमने पढ़ रखा है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाती हैं। सो अगर इन्होंने क्लोज लूप फॉर्म किया, इट मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो एक ही हो गया, क्योंकि वहीं से निकल रही हैं और वहीं एंट्री कर रही हैं। सो दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, बिल्कुल करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल, बिल्कुल करेक्ट, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। The potential inside a hollow spherical charged conductor is zero. Is it? क्या होलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल जीरो होता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है? अभी पढ़ा पहले कैविटी वाले में, इनसाइड द कंडक्टर, inside the conductor, whether it is hollow or solid, electric field is zero. And if electric field is zero, we know the formula is equal to minus dV by dr. So this is 0 minus dV by dr is equal to 0. Potential gradient बोला जाता है इसे. So dV is equal to 0. If you will integrate it, then V is equal to potential is equal to constant. It means स्फेरिकल हॉलो चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, जीरो नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होता। रीजन क्या है? इनसाइड द होलो स्फेरिकल कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, उल्टा दे रखा है असर्शन वाला रीजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो इसमें ना तो असर्शन सही है ना ही रीजन सही है, सो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन क्या है? अ प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट टेंड टू मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑफ कोर्स अभी आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। ठीक है, तो सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इन्होंने बोला कि एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन भी हमारे पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया और टेंड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक पॉजिटिव चार्ज को रिपेल ही कर सकता है। ठीक है, एफ फोर्स एफ लगा रहा तो ये इधर मूव करेगा। ओके, रीजन क्या दिया? प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। अभी देखो, आपका ये प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन अगर किसी हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बी डेवलप्ड बाय पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, बट इफ इट इज डेवलप्ड बाय पॉजिटिव चार्ज देन इट विल फील अ रिपल्सिव फोर्स।
and if electric field is developed by negative charge then it will experience a attractive force. तो उन्होंने बोला कि फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज राइट, फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बट विच फोर्स, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? तो क्या असर्शन का रीजन है ये कोई? नो। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट कोई रीजन करेक्ट नहीं है ये, ठीक है, डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी चाहिए थी आपको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये। द चार्ज given to a metallic sphere does not depend on whether it is hollow or solid. डिपेंड करता है, आपने पढ़ा होगा डेरिवेशन के टाइम पे कि आपका चाहे हॉलो हो या सॉलिड हो, किसी भी तरीके का कंडक्टर हो, सपोज आपका सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, तो आपने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज लिया ढेर सारा और सेंटर पे प्लेस कर दिया सेम टाइप का, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज सपोज रख दिया, तो अब चार्ज क्या करता है, चार्ज तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो जितना भी चार्ज है वो रिपेल करके एक दूसरे से, क्योंकि कंडक्टर है तो ये मूव कर सकता है चार्ज कंडक्टर में, तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा। अभी रिपल्सन की वजह से ये जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस एक्वायर कर सकता है, ठीक है, आपस में जितना ज्यादा से ज्यादा दूर जा सकते हैं उतना जाएंगे, क्योंकि वो कंडक्टिविटी है, मेटल में कंडक्ट हो सकते हैं, ठीक है, तो डिपेंड नहीं करता कि हॉलो है या फिर सॉलिड है। क्यों, रीजन क्या दिया है, द चार्ज रेसाइड्स ओनली एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, बिल्कुल करेक्ट है। हॉलो होगा तब भी सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आएगा, एंड सॉलिड होगा तब भी सारा का सारा चार्ज अगर आप सेंटर पे दे दोगे तब भी आपका सारा का सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे आके रुकेगा आके। तो हॉलो एंड सॉलिड मैटर नहीं करता, चार्ज हमेशा सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर ही रुकने वाला है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट।